जो आपकी जर्नी है, ज़िंदगी की आगाज़ होती है, वालिद साहब हैं और उनके साथ तंदूर है, रोटियां हैं, आपकी एक लाइफ है जिसमें आप रोटियां लोगों के घरों तक भी पहुंचा दिया करते थे। उसके बाद ज़िंदगी ग्रेजुअली चेंज होती है। ये एक दिन का तो नसीम विक्की नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ का जिसने तंदूर पे रोटियों से बदल कर एक बड़ी स्क्रीन मिल गई आपको? वो एक ही रात थी मेरे लिए। विट मेरे अंदर थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं कभी मतलब एक्टर बन सकूंगा या मैं कभी इतना काम कर सकूंगा। फिर एक मेरा दोस्त था जिन्होंने फेयरवेल पार्टी हो रही थी हमारे पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने अंधेरा उजाला का एक स्किट किया था। उस स्किट को देखकर मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने उनको अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। फिर उसके बाद मैट्रिक की छुट्टियाँ थी, पेपर दिए हुए थे, रिजल्ट का वेट हो रहा था। उन्होंने एक जैसे होते ना कि नाइट रखती है, उन्होंने ईद मिलन पार्टी के नाम से रखी थी उन्होंने एक नाइट। उसमें उन्होंने एक ड्रामा किया था, मुझे उन्होंने कॉल की, मैंने वो ड्रामा किया। बस वो एक रात थी। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब इस काम में इतना मसरूफ़ हो गया। और फिर मकबूलियत भी मिलती गई उसी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बेटी को MBBS, बेटा बैरून मुल्क तालीम, आला तालीम दे रहे हैं बच्चों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की, जबकि बड़ा ही आसान रास्ता था? आपके पैटर्न को फॉलो करते नामी ग्रामी स्टार के बच्चे हों, एकदम स्टार बन जाते हैं, फिर ये मुश्किल रास्ते में किधर डाल दिया बच्चे? नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि आप स्टार हैं तो आपके बच्चे भी स्टार निकलेंगे, ऐसा बहुत कम होता है। आप ज़्यादातर जब नेपोटिज्म को नहीं आप मानते? नहीं, मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा बिलीव नहीं है, क्योंकि आप बच्चन साहब के बेटे को देख लें कि वो कितनी कामयाबी हासिल कर सके हैं। फिर वहीद मुराद का बेटा भी यहाँ पर आया था, मुनव्वर ज़रीफ साहब का बेटा भी आया, सुल्तान रईस साहब का बेटा भी यहाँ पर आया। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। तो ये एक काम ऐसा है कि मेरे माँ बाप ने कहाँ किया था ये काम, उनको तो पता ही नहीं था कि ये काम क्या होता है। हमारे घर में तो मतलब टेलीविज़न को भी मतलब इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी देखने के लिए भी। तो बस ये अल्लाह के काम होते हैं कि आपको मतलब जहाँ जाना है, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के फैसले आप खुद नहीं करते, आप सिर्फ कोशिशें करते हैं। जो रास्ते होते हैं, आपने किस पे चलना है, आपको किस ट्रैक के ऊपर कामयाबी मिलनी है। वो कहते हैं कि हम तो शतरंज के मोहरे ठहरे भला क्या करते, उसने जिस घर में मुनासिब समझा हमें रखा। वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, तो ये बच्चों ने खुद रास्ते चूज किए हैं या आपकी इसमें मावनत है? मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मेरी वालदा जो थी वो चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढूं। तो चूँकि जिस जगह पे मैं रहता था, जो मेरा काम था, अपने बाप के साथ मैंने कुलचे भी लिखवाए, तो उसके अंदर रह के मेरा एक शौक़ क्रिकेट भी था, साथ वो कुलचे भी लगाने, पढ़ना भी, तो मैं वो पूरा नहीं कर सका, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब मेरे अंदर समझ लें कि सलाहियत नहीं थी, मेरे अंदर पेशन नहीं था कि मैं वो एजुकेशन को जारी रख सकता। मतलब माइंड उधर ज़्यादा जा नहीं रहा था, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो फिर आपका फोकस काम हो जाता है जी, फिर एजुकेशन से आपकी उकताहट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक बच्चा जब आप चाहे जितना मर्जी लायक हो, वो तालीम से भागता ही है, उसको उसकी तरफ राग़िब करना पड़ता है। तो मैंने अपनी जो कोशिश थी वो यही की कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे ज़्यादा पढ़ जाएं, उनकी, क्योंकि आगे जो ज़माना है तालीम के बगैर गुजारा होना ही नहीं है। तो मैंने उनके ऊपर यही कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने अपने फील्ड खुद चूज़ किए, और मेरी ये भी कोशिश थी कि वो इस काम में ना आए। अच्छा, आपने रोका उनको? नहीं, रोका नहीं, मतलब मेरी कोशिश है कि वो ना आए। अगर फ्यूचर में कोई आना चाहे, मैं कोशिश करूंगा कि वो ना आए। भैया, आपको पूरी दुनिया ने इसी नाम से तो जाना है, इसी काम से तो जाना है, आप क्यों नहीं रोकेंगे? अब ज़रूरी नहीं है कि सब ने यही काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि हमने जो टाइम निकाला है, जो टाइम निकाल रहे हैं, उसके अंदर पल पल में आपकी जो सोच होती है वो बदलती है रवैयों से। हमारे यहाँ पर रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिलता है जब हमें सामने बैठ के देखा जाता है, लेकिन जब उसके बाद तस्वीर से लोग हटते हैं, फिर उसके बाद जो आपके रिमार्क्स होते हैं, आपके बारे में जो बात होती है, वो आपको भी पता कि हमें क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ता है इस बात से? फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप मोमबत्ती को दूर से भूख मारे वो हिलती तो है, बुझे ना तो। आपने शाहरुख खान के बारे में बात कर दी, लोगों ने उस पर तनकीद बनाना शुरू कर दिया। आपने कहा मैं कपिल शर्मा को सिखाता हूँ, तो लोगों ने कहा नहीं है। अच्छा, ये फिक्रा मैंने कहा नहीं कभी मैंने सिखाया।
ये मेरी मंसूब कर दिया गया। मंसूब कर दिया गया। होता क्या कि जब कहीं बैठते हैं तो कहते हैं जी कि देखें जी हमारा काम था जाके उनको सिखाया। पहले एक जगह पे ये बात होती है, फिर जब मैं वहाँ पर चला जाता हूँ कहते हैं जी आप तो वहाँ उनको भी सिखाए हैं। बात की तो ये बदल गई। फिर उसके बाद जब मैं चला जाता हूँ वो कहता है जी कि मैं काम सिखा के आया हूँ। अब आप किस किस को सिखाएंगे, किस किस को बात मनवाएंगे? मतलब ऐसा है ही नहीं। हाँ, जब मैंने एक इंटरव्यू किया था फर्स्ट टाइम जब मेरा हुआ था वो वासे चौधरी का उसके प्रोग्राम में, उन्होंने ये बात कही थी आप तो वहाँ जाके भी सिखाए हैं, आप तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं। अब जो एक बंदा सामने बैठा है वो क्या करेगा? शर्मिंदगी का इजहार करेगा ना कि नहीं जी आप बड़ी बात कर रहे हैं, नहीं जी आपकी मोहब्बत है जो आप ये बात कर रहे हैं। अब इन चीज़ों के अलावा आपके पास दूसरे अल्फाज नहीं होते। अब ये तो नहीं कह सकते शट अप कॉल नहीं दे सकते, नहीं 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 ये नहीं कहे, वो नहीं कहे। एक चीज़ आपके हल्के से क्रेडिट में भी जाती है, आप उस पर शर्म में भी चुप कर जाते हैं। तो मैंने जब उनको ये कहा कि हाँ ये जो हमारा शो था हम पहले किया करते थे मस्ती गेट के नाम से, उसी तरह का वो शो बन गया, बट उनको अच्छा करना आता है, उन्होंने अच्छा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा जो हमारा थिएटर होता है वो वहाँ पर नहीं होता। वो ये देख के उसके फ़ैन भी हैं और वो मानते भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे दोस्तों ने, हमारे करीबी लोगों ने उसको इतना उछाल दिया। अभी पिछले दिनों मेरी एक पॉडकास्ट में बात हुई थी अहमद भट्ट साहब के साथ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक मोहसिन है जो डीजे के नाम से वह करता था प्रोग्राम, मेरी उससे मुलाकात भी नहीं, मैंने उनको कहा भी नहीं कि मैं वहाँ शो करके हूँ, नहीं। तो वो कहते हैं कि जी वो नसीम मिक्की कहते हैं कि मैं वहाँ पर ये करके हूँ वो करके हूँ, हालांकि वो इतने अच्छे फलां ढमकान है। अब वो अपने पल्ले से बात कर रहे हैं, ना मेरी आपसे बात हुई है ना मैंने आपको कहा है। फिर मैंने अपना उनका नुमान इजाज साहब का शो में शकील सिद्दीकी मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी कपिल शर्मा जो है वो पर्ची पढ़ के काम करता है, वो उसने कहा शकील सिद्दीकी ने, मैंने बराबर में कहा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा है। अब उसकी जो अपना थंबनेल लगी हुई है वो मेरे हवाले से लगी हुई है कि नसीम मिक्की ये कह रहा है, वरना वो चलता क्यों, वरना वो चलता क्यों। अब जो लोग फिर उनसे जाके मिलते हैं, पंजाबी फिल्म करने के लिए जाते हैं, तो वो जाके उनको कहते हैं जी कि विक्की तो उधर ये कहता है, ये देखिए ये भी लिखा हुआ है। अब उनके पास देखने के लिए तो टाइम नहीं है, वो तो बिजी लोग हैं। वो जब कहते हैं ये लिखा हुआ है, वो कहते हैं देखो जी नसीम मिक्की ने कितनी बुरी बात की है, अंदर क्या कहा है वो नहीं सुना जाता। फिर मेरा इस बात के ऊपर बिलीव है कि कहते हैं कि दुनिया का हर राज एक जगह पे जाके खुलता ज़रूर है, चाहे वो गलत हो, ठीक बात है, या सच्चा हो, वो बात खुलती ज़रूर है। इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगर करके आया हूँ, करके तो आया हूँ ना। कई लोगों को तो ये बात भी हजम नहीं होती। एक पॉडकास्ट वाले ने ये भी कहा जी आपने नसीम मिक्की साहब ने इतने एपिसोड किए हैं, इतना अच्छा काम नहीं किया, तो बस एक एपिसोड। अब तुम्हें भाई एक की समझ है तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, मैं करके आया हूं, मैंने जितना कर लिया ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो कपिल शर्मा को जानते भी नहीं, मिले भी नहीं, वो भी पाजी क्या के बुलाते हैं उसे, इधर गायबाना रिश्तेदारी में बैठे हुए हैं। अब हमारा उनके बारे में तो कुछ नहीं है, जितना किया वो बेहतरीन किया, आगे जो करना उसकी रजा के साथ है, उसको पता है कि क्या करना। अच्छा जी, एज ए व्यूअर मैं ये, और एज ए पाकिस्तानी मैं ये यकीन रखता हूँ, बैसियत पंजाबी भी, कि हमारे स्टेज और हमारे फनकार कोई जूनियर आर्टिस्ट भी है ना, वो कपिल शर्मा से अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ के जीन में है कॉमेडी। तो अगर कोई कह दे कि आप बेहतर हैं, या वो मैं तो मानता हूँ 100% मानता हूँ, तो इसमें क्या तकलीफ की क्या बात है भाई? देखिए, जब आप कोई क्लिप देखते हैं उसके ऊपर तकरीबन हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से कमेंट आते हैं, मिलियंस में कमेंट आते हैं, मिलियंस में हैं, आते नहीं हैं, मिलियंस के अंदर उसके क्लिप गए हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है, इंडियंस में लिखा हुआ है, पाकिस्तानियों ने भी लिखा हुआ है। ये छोटा सा एक दायरा है जो हमारा करीबी होता है, जिनको मैं हजम नहीं होता, जिनको आप हजम नहीं होते। अच्छा अच्छा, हाँ समझिए, हाँ, ये पत्थर किसी अपने रिश्तेदार नहीं मारा। ठीक है, बिल्कुल सही। एक डॉक्टर मशहूर गुलाटी करके किरदार होता था उसके अंदर, सुनील ग्रोवर। उस फनकार के बारे में मुझे बताएं कि देखने में तो वो बहुत बड़ा फनकार लगता है, जाहिर है वो कोई जुगतों वाला आर्टिस्ट नहीं है, वो तो किरदार बन के करता है। उसके बारे में बताएं कि मुझे तो ये लगता है देखने के तौर पे कि शायद कपिल के शो में वो सबसे बड़ी जान था। देखिए, जो सुनील ग्रोवर की बात है ना, वो इतना खतरनाक एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है कि उसको समझना मुश्किल है। वाह, उसको समझना मुश्किल है। उसको जो कुछ अता हुआ है, जो उसके पास है,
कमाल है उसके पास कि इतनी वैरायटी फीमेल्स एक्टर में जितनी उसके पास है। आप पैरोडी तो कर सकते हैं, वो पैरोडी भी करता है, मतलब इरफान खान की करता है, शाहरुख खान की करता है, सबकी पैरोडी करता है वो। फिर उसके बाद जो खुद से कैरेक्टर क्रिएट करता है वो, मतलब औरतें करता है वो। उसने अगर 10 औरतें की ना तो 10 की आवाज़ आपको मुख्तलिफ मिलेगी, उनकी वेरिएशन मुख्तलिफ मिलेगी। फिर उसके बाद उसकी जो पंच लाइन जो है, मतलब मैं जब हम कर रहे थे वहाँ पर प्रोग्राम कॉमेडी नौटंकी थिएटर, उसके अंदर वो बिल्कुल आया ही था, अभी उसका आना था। तो मेरे साथ वो किया करता था, मेरा वो दोस्त बन गया था भाइयों की तरह, तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा था। तो अक्सर शोज़ के अंदर वो होता था कि एक लाइन आती थी, तो मैं जब उस लाइन को पढ़ा तो मेरी तरफ वो देखने लग गया। तो मैंने जब वो लाइन डिलीवर की ना तो मुझे आगे जप्पी डाल ली। तो कहता पाजी मैं यही देखना चाह रहा था कि इसको आप डिलीवर कैसे करते हैं, अगर आप इसको गलत डिलीवर करते ना मैंने आपको कह देना था कि आपने ये गलत किया है। तो इस तरह का वो मतलब बंदा है। तो उनके साथ क्या ऐसा क्लैश हो गया था कपिल का कि फिर वो राहें ही अलग हो गई, जुदा? बड़ा अच्छा चल रहा था जो। देखिए अब इस बात को मतलब मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगता। वो एक बीवी कहती है ना कि आपकी नज़र में मैं बहुत झूठी हूँ, आपकी नज़र में कि मैं बहुत बोलती हूँ, आपकी नज़र में यह है कि मैं बहुत गंदी हूँ, आपकी नज़र में यह है कि मैं आपका घर सही तरह से चला नहीं रही। कहता पता तो मैं सारा ही है, लेकिन तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, ठीक है ना। अब जो अगर उसके साथ लड़ाई हुई है तो किसी और के साथ भी हो सकती है। हाँ जी, कोई और भी डिस्टर्ब हो सकता है। जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा आते हैं। हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है। वाह 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 वाह। हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे, लेकिन दीवार तो फिर भी खड़ी रहती है। मैं नसीम मिक्की साहब, आप खुद भी थिएटर चलाते हैं, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, खुद एक्टर भी, परफॉर्मर भी। आज तक पाकिस्तान में कपिल शर्मा शो क्यों नहीं बन सका, और क्या आपकी जिंदगी में आप देखते हैं कि कभी बन जाएगा? नसीम मिक्की शो कर लें ना कपिल शर्मा का, इस लेवल का शो। पहली बात तो ये है कि हम बनाना ही नहीं चाहते। शाहरुख खान की फिल्म है ना, वो कहता सच बताओ कि सच क्या है। कहता सच तो ये है कि सच तो हम बोलना ही नहीं चाहते। हमारे पास शो बन सकते हैं, हम बनाना नहीं चाहते। जब आप बनाएंगे तो जब आपके सामने 10 नाम आएंगे ना तो आपने 10 के 10 नामों में से नुक्स निकालना है। तो नहीं ये नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं कर सकता, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ किसको माना जा रहा है पहले मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में नुमान एजाज जैसा कोई एक्टर है? नो, अनडाउटेडली ग्रेट है ना। आप मुझे बताएं कि क्या हालत है उनकी। हालत तो अच्छी है, अच्छे नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिटिक्स हैं हमारे। हाँ, क्रिटिक्स तो फिर क्रिटिक्स तो लेगा, वो असल जिंदगी में भी दूसरी शादी कर ही लेगा, कह रहे। ठीक है, नहीं उसके अलावा भी, हाँ उसके अलावा भी देखे ना, मतलब उनको वो पजीराई तो नहीं ना मिल रही जो मिलनी चाहिए। जी, नो डाउट, जो इज्जत मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मैं नुमान एजाज साहब का काम देखता हूँ तो मुझे तो लगता है यार हमारा ये काम ही नहीं है, हमें करना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब इतने बड़े एक्टर हैं वो, और इसके अलावा कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर हैं। हम मानना नहीं चाहते। पहली बात तो ये पहले माना जाए। फिर दूसरी बात ये है कि कपिल एक वाकई बहुत टैलेंटेड आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसने जो काम किया है बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है ये। फिर उसके बाद वहाँ पर जितनी सेलिब्रिटीज हैं तो उनके तकरीबन 100 से ज़्यादा तो हीरो ही होंगे। हाँ, 100 से ज़्यादा हीरोइंस होंगी जी। फिर उसके बाद उनके म्यूजिक डायरेक्टर, फिर उसके बाद उनके कोरियोग्राफर, फिर उसके बाद उनके राइटर, डायरेक्टर, मतलब सारे बड़े नाम हैं जी। अगर वो शो करते हैं तो उनकी तो सेलिब्रिटी नहीं खत्म होती, आपकी तो 10 के बाद खत्म हो जाएगी। तो सियासतदान बुला लेंगे। देखिए हमारा तो काम ही तब खराब हुआ था, हमारे इस काम की जो हालत बिगड़ी थी वो उसी वक्त बिगड़ी थी जब हमने सियासतदानों को फोकस कर लिया था। अच्छा, उससे बिगड़ गई? उससे बिगड़ी है ना जी, आपका काम खत्म हो गया। हमारे जितने शो चल रहे हैं वो सियासतदानों के लिए चल रहे हैं। वहां पर अगर शाहरुख को डिस्कस किया जाता है, आमिर खान को डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पर आपके शेख रशीद को डिस्कस किया जाता है, आपके यहाँ पर शहबाज शरीफ को डिस्कस किया जाता है, इमरान खान को डिस्कस किया जाता है। हम इसी से नहीं निकल रहे। आपके जो शो चलते हैं किन के ऊपर चलते हैं? सियासतदान, करंट अफेयर के प्रोग्राम चलते हैं ना आपके। तो आपके दूसरा कोई जो जिसे कहते हैं कि आपकी ना ड्रामा, आपका एंटरटेनमेंट जो है, हाँ मतलब एंटरटेनमेंट का चैनल आपका कितना हाईलाइट है, वो तो माइनस में जाता है। वो तो माइनस में जाता है। करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर हाँ करोड़ों में। ठीक है,
अब आप पैरोडियां किसकी करते हैं? सियासतदानों की। ठीक है, आपकी कंटिन्यूटी किसकी हिट होती है? वहां पर हिट होती है कि साहब थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, मैं मारूंगा तो उठेगा नहीं, ये 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है, लगता है तो आज मुड़ता नहीं उठ जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या चीज़ें हिट होती हैं? चौधरी शुजात साहब की मिट्टी पाओ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ठीक है, तो मुझे क्यों निकाला, ये सारी आपकी कंटिन्यूटी है, ये चलती है यहाँ पर। आपके एक्टर की तो बात हिट ही नहीं हो रही। सही कह रहे हैं। सुनाए मुझे कोई शान की बात, आप मोहम्मद राना की बात सुनाए आप मुझे, कोई फात मुस्तफा की बात सुनाए कि मुझे आप। बस पुरानी चूड़ियां की और इस तरह की हाँ, कुछ- वही तो जमाना गुजर गया ना उसके बाद, जब से ये सिलसिला आया। हाँ जी, हीरोज भी हमारे डाउनफॉल का शिकार। सर डाउनफॉल का शिकार नहीं है, हम मानते नहीं, हम उनके लिए बना ही कुछ नहीं रहे। यानी ये नामुमकिन है पाकिस्तान में बनना। नामुमकिन मुमकिन है, आपके पास सब कुछ है, आप बना नहीं रहे, आप बनाना नहीं चाहते, आप बनने नहीं दे रहे। ठीक है। आपका सिनेमा बना पड़ा ना, तो क्यों बना है सिनेमा? फिल्म लगने के लिए बना ना, फिल्म क्यों नहीं लग रही उसमें, क्यों नहीं बन रही? फोकस कुछ और। फोकस कुछ और है। ये इंडिया पंजाब वालों को पाकिस्तानी कॉमेडी का चस्का किसने डाला है? फिल्मों में भी हम लोग आ रहे हैं तो उनकी फिल्में भी हिट हो रही हैं और उन्होंने अब कोलैबोरेट हमसे करना शुरू कर दिया, बाकायदा हमारे लोग वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चस्का किसने डाला है उनको? अच्छा, कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने सुना है इफ्तिखार ठाकुर साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म। सर फिल्में उनकी होती है सारी। अगर अब वो क्लेम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं मुझे? उन्होंने कहा है कि मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ उधर, मुझे यहाँ पे किसी ने करने नहीं दी इसलिए। अच्छा, यहाँ पर किसी ने करने नहीं दी। चले ठीक है, वो कहते होंगे तो बेहतर कहते होंगे। मतलब मेरी तो अभी तक समझ में ऐसी बात नहीं है कि हमने वहाँ पर जाकर उनके साथ कोई अपना चीज़ की। तो आप उनसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि आपके साथ को प्रोड्यूसर कौन है। कुछ चीजें ऐसी मतलब उनसे बंदा क्लियर भी कर लेता है। बाकी जो चस्का किसने डाला, लोग तो होंगे ही ना, मैं ये कह रहा हूँ चस्का किसने डाला, ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का काम है, उन्होंने ही किया है और वही करके दिखा रहे हैं। हमें करना आता होता तो हम पहले यहाँ कर लेते। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सारी क्रेडिबिलिटी उनकी है, वो लोग करवा रहे हैं। सर हो कहाँ पे रहा है? आप मुझे एक बात का जवाब देना, हो कहाँ पे रहा है? उधर ही हो रहा ना जी। अगर आप उधर जाके कर रहे हैं तो फिर इधर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इधर करते हैं तो चलती क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत जायज बात है, मेक सेंस। हाँ, मैं भी तो हूं ना यहाँ पर। मैं मतलब क्यों नहीं दावा कर रहा कि मैं करूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। डर लगता है इस बात से। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है कि नहीं? ये तो एक लक की बात होती है, चल जाए तो चल जाए। उन लोगों को इस काम की अलग का सारा पता है उनको। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा वसाइल है, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा लोग हैं और वो एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं। कभी नहीं आपने सुना होगा किसी इंटरव्यू में कि जिस तरह हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं वो करते हो। सही आप सही कह रहे हैं। वो यही कहते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। नहीं, इसी से एक सवाल है, काउंटर क्वेश्चन है कि उनकी सेलिब्रिटीज को जब हम देखते हैं और पाकिस्तानियों को जब वो मिलते हैं, स्टार्स को, आप जैसे लोगों को हाथ जोड़ लेंगे, भाजी तानू बड़ा वेखने आ, भाजी ताडे तो बड़ा सीखे, इस तरह की बातें करते हैं, तो साडे बंदे किसी को मनन तो तैयार नहीं। अभी मैंने ये भी बात की थी कि अपना कपिल शर्मा जब पहली बार आए तो मुझे मतलब ऐसे आए तो उनका तो ये अपना अंदाज है, तो उन्होंने थंबनेल लगा दिया कि नसीम विक्की कहता है कपिल शर्मा ने हाथ जोड़ दिए। अब बंदा क्या बात करे, कौन कौन सी बात क्लियर, कौन सी बात को बंदा क्लियर करे, कौन कौन सी बात को बंदा जोड़े दे उन्हें। नहीं, अब चले जोड़े भी हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, उसका स्टेटस देखे ना फिर कहाँ पे है, वो जिंदगी कैसे गुजारे, कहाँ गुजारे। अच्छा हुण गल नहीं कि तुसी मेरे सामने बैठे हो, तुसी भी जिथे हैगे हो माशाल्लाह सर, कोई घट नहीं। तुसी बच्चन साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि आप हॉलीवुड में काम करने के लिए क्यों नहीं जाते। वो कहते कि हम बड़े पानी की छोटे पानी की बड़ी मछली है। हाँ, छोटे पानी की बड़ी मछली है, हमें बड़ी पानी में जाके छोटी मछली बन के रहना अच्छा नहीं लगता। सही गल। वो जहां जहां जो होता है ना उसका दायरा उतना बेहतरीन होता है। ठीक है, हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे इतनी शिद्दत पसंदी है, उस माशरे के अंदर डांस करना, उस माशरे के अंदर आके जुगत कहना, खुली बात कहना और फिर आके उन्हीं लोगों में रहना, ये कितना आसान है? बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। थिएटर के ऊपर होता क्या कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, मैं मान लो किसी को रोकता हूं कि यार ये गंदी बात नहीं करो, ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा कर देता है, तीसरा कर देता है,
तो उसके ऊपर लाफ्टर ज्यादा आता है, उसके ऊपर लाफ्टर ज्यादा आता है, लोग ज्यादा हंसते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं उसका काउंटर नहीं करता, फिर मुझे हुटिंग भी आती है। फिर उस हुटिंग से बचने के लिए जब आप काउंटर करते हो या चुप कर जाते हो, चुप कर जाते हो तो आप फेल हो जाते हो, अगर आप बोलते हो तो आप गंदे हो जाते हो। हाँ ठीक है, अब हमारे सेटअप के अंदर जितने लोग हैं, अब जो काम चल रहा है जी, थिएटर के लोग तो बहुत कम है जहां पर थिएटर आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत कम है। अगर एक्टर इकट्ठे करेंगे ना तो आप मुश्किल से 1 या 2 थिएटर चला सकते हैं आज के जमाने में, जबकि लाहौर के अंदर 20 से ज्यादा थिएटर है। अब वो लोग कहां से आ रहे हैं? वो लोग कौन है जो थिएटर कर रहे हैं? वो जो गंदा काम कर रहे हैं, जो गंदा डांस कर रही हैं, वो एक्ट्रेस नहीं है, जिनको थिएटर भी नहीं कहना आता, जिनको स्क्रिप्ट का पता नहीं कि स्क्रिप्ट होती क्या है। अच्छा, आज के जमाने के मैं आपको 100 के हिसाब से एक्टर बता सकता हूं, जिनके सामने अगर स्क्रिप्ट रखी जाए ना तो वो पूछेंगे ये क्या है, उन्होंने तो कभी नहीं देखी, ये पढ़ी नहीं कभी। अच्छा, वो लोग काम कर रहे हैं। अब उनकी वजह से, और वो फिर फिल्म बदी होता है तो इसलिए सर उनकी वजह से सबको गाली पड़ती है, सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती स्क्रिप्ट है। राइटर जिंदा है? नहीं, स्क्रिप्ट राइटर जिंदा नहीं है, थिएटर के ऊपर तो नहीं है। ओए होए होए, ये तो फिर बड़ा कबाड़ा हो गया ना काम का। कबाड़े से भी आगे का हो गया। ओए होए। हम जब देखते थे ना नसीम विक्की साहब, यानी मैंने जिस दौर तक स्टेज को फॉलो किया है, मस्ताना साहब होते थे और आपके साथ नरगिस की एक कोलैबोरेशन होती थी, आप दोनों की आपस में जुगतें होती थी। नरगिस आके परफॉर्म करती थी, डांस करती थी, लेकिन उनकी वल्गैरिटी नहीं होती थी, वो उनके लिबास और ऐसी चीज़ें, वो डांस। आज फिर खवातीन बदली, उन खवातीन की मद में वल्गैरिटी आई, फिर जुगतों की मद में तो लोग जो अपनी आपकी ऑडियंस थी वो खो दी गई ना, वो और जो अच्छे और मंजे हुए स्टार थे वो फिर टेलीविजन की जीनत बन गए। नहीं, ये नहीं हुआ कि जब ये करंट अफेयर के शो शुरू हुए ना, फिर वहां पर भी भर्ती चाहिए थी, फिर अच्छा मंजा हुआ कोई नहीं ऐसा था, फिर जिन जिन के पास काम नहीं था वो सारे उधर चले गए। अच्छा, ये वो है जिनको काम नहीं है। ठीक है, जो थिएटर के ऊपर नहीं काम करते थे फिर वो सारे उधर चले गए। फिर उन्होंने वहां जाकर ये कहा कि हमने थिएटर छोड़ के आपकी खातर आए यहाँ पर। हाय हाय। थिएटर वाला कोई भी थिएटर छोड़कर नहीं गया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसे ही छट गए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब वहां पर एडजस्ट हुए, एक लड़ाई शुरू हो गई है, एक युद्ध शुरू हो गया कि कोई प्रोफेसर बन गया जी कि मैंने इसको ये कर दिया, मैंने बना दिया, मैंने फलां कर दिया, ढमकान कर दिया। वो एक लड़ाई बन गई, आप मुझे नहीं मान रहे, मैं आपको नहीं मान रहा, मैं उसको नहीं मान रहा। ओ ये गदर का नाम एक ना, फिर वो इंडस्ट्री बन गया। वरना वही सारे एक्टर कभी आपने किसी सीरियल में नहीं देखे होंगे, कभी किसी सिटकॉम में नहीं देखे होंगे आपने, वो उसी फॉर्मेट का हिस्सा, उसी फॉर्मेट में रहते हैं। अच्छा, आज मुझे ये तो बता दें कि इस प्रोग्राम का मौजिद कौन है कि करंट अफेयर के प्रोग्राम में कॉमेडियन बिठाने हैं। सारी दुनिया या ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही समझते हैं आफ्ताब इकबाल साहब हैं, लेकिन असल में कौन है इसका मौजिद? देखिए, इसके पीछे आप जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती जाएंगी। इससे पहले सुहेल साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, इससे पहले सबने किए हुए, लेकिन जो हिट हुआ था वो मुज़ाकराती था, हस्बे हाली था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पहला था। ये नहीं कह सकते आपको वो पहला था। हाँ, हिट वो पहला हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसकी रीत पड़ गई थी। ठीक है जी। अगर आफ्ताब साहब को अगर फेम मिला था तो सुहेल साहब की वजह से मिला था। सुहेल साहब तो ऑलरेडी मतलब स्टार थे, कॉमेडियन थे, वो एक तड़का लगा था दोनों का, वो चीज निकल गई थी। वो उसमें उन दोनों को ही क्रेडिट देना चाहिए। बाद में एक दूसरे को भी तड़का लगाया उन्होंने। वो सर फिर देखे, कोई भी मतलब जब एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं, फिर मैंने कहा ना कि यार ईंट समझती है कि दीवार मुझसे। फिर ये वाले मामलात हो रहा हाँ है। जी। सबसे पहला ही नाम जो मेरे जहन में आता है, जिसको मैं कभी अपने अल्फाज में जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसको मेरी आंख कभी परख नहीं सकी, लेकिन दुनिया कहती है कि ये बादशाह है कॉमेडी का, सुहेल अहमद। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने देखे एक ट्रेंड दिया है, फिर टेलीविजन के ऊपर उनका स्कोर देखे, फिल्म के अंदर स्कोर देखे, मतलब आपके पाकिस्तान के अंदर एक मायनाज अदाकार जिसका नाम सुहेल अहमद है, कोई शक नहीं। इसमें शक ही हमें कोई नहीं। देख के उनको यानी सुलझे हुए अंदाज में अगर कोई हंसा सकता है, हाँ जी, इसमें कोई शक ही नहीं। तो उस पेड़ ने कब साया देना छोड़ दिया स्टेज को? कब वो फैसला किया? बहुत पहले से ही उन्होंने थिएटर से किनारा कशी कर ली थी। वो क्या हालांकि वो चाहते तो थिएटर बेहतर रह सकता था जी। थोड़ी मुश्किल पेश आती है तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। आपकी अगर औलाद खराब निकल आई है तो बाप का ये काम नहीं होता कि उन्हें घर से निकाल दे या खुद चला जाए। अच्छा,
ठीक है ना, मारना पीटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। किस किस को मारते हो, औलाद बड़ी बात है किसी। नहीं, फिर अब अगर ये बात देखेंगे तो पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की किसी भी फील्ड में पहले वाली तो शक्ल नहीं रही। क्रिकेट भी पहले वाली शक्ल में नहीं रही, हाँ जी, सियासत भी पहले वाली शक्ल में नहीं रही। हर चीज में एक मतलब तरक्की आ गई है। आप अगर किसी एप्लीकेशन को देखेंगे, अगर मोबाइल खोलते हैं, अब इससे ज्यादा वल्गैरिटी तो कहीं हो ही नहीं सकती। थिएटर की तो चलो फिर एक बाउंड्री है, एक हाल के अंदर, एक प्रीमिसेस के अंदर रह के आपने लोगों को जमा करके वहां पर कोई वल्गैरिटी हो भी रही है तो चलो एक जगह मखसूस है। अब मोबाइल तो एक जगह मखसूस नहीं है, आपके हाथ में है। जी जी, तो इससे ज्यादा वल्गैरिटी तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं है। सारी एप्लीकेशंस आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों पे, अपने मोबाइल पे कोई फिल्टर लगा ही नहीं सकते। यानी दस्ते शफकत उठाना नहीं चाहिए था। हाँ जी। नरगिस के बारे में बताएं, वो सितारा कहाँ बुझ गया? उन्होंने फील्ड छोड़ दी, फिर सुना शादी कर ली, फिर अब वो आती नहीं है दोबारा, कभी नजर, इंटरव्यूज में भी न नजर आती, फिल्म भी छोड़ दी। क्या कर रही हैं आजकल? कैसी है सेहत उनकी, कैसी है, क्या सोचती हैं? आपसे तो मुलाकात और राब्ता रहता हो। जी, हमारा बिल्कुल घरेलू ताल्लुक है अभी तक। अभी कल रात ही हम लोग इकट्ठे थे, हमने एक पार्टी की फंक्शन किया घर के अंदर। तो हमारा फैमिलियों का आपस में मिलना रहता है। जान, रेम्बो साहबा, नरगस, खुशबू, ये सारे लोग जितने भी हमारे, हम पुराने हैं, सारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के दुख सुख में भी आते हैं। नरगस ने बहुत अच्छे वक्त पर बहुत अच्छा फैसला ले लिया था और मैं नहीं समझता कि जितनी वो उस जगह पे कामयाब थी, अब उससे कहीं ज्यादा अपने वो बिजनेस में कामयाब है। अच्छा जी, वो अपने पार्लर का काम कर रही है, उसके बड़े बिजनेस है माशाल्लाह। तो उससे कहीं ज्यादा उसके पास मतलब अपॉर्चुनिटी है। ये स्टेज की और शोबिस की इस दुनिया को छोड़ना किसी की मोहब्बत में था या अल्लाह ताला की तरफ से कोई रूहानी तब्दीली आई? उसके अंदर रूहानी तब्दीली आई थी। अच्छा, हाँ जी, वरना आप और मैं कौन होते हैं एक दूसरे को छुड़वाने वाले? प्यार तो छुड़वा ही लेता है ना। और नहीं सर जी, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके अंदर की बात होती है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिर आ जाते हैं। हाँ हाँ, यही कहने वाला था। छोड़ते हैं फिर आ जाते हैं। अब मोहब्बत होती कैसे है? मतलब जो पुरानी मोहब्बतें थी, हीर रांझा की, जो हमने जो फर्जी कहानियां जो सुनी हुई हम लोगों ने, कि उसके अंदर क्या होता था कि महबूब के अंदर से क्या नजर आता है? खुदा। बाबे बुल्ले शाह की मोहब्बत क्या थी? हकीकी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत थी जी। तो फिर एक बंदे का जरिया बन जाता है जी। इसी तरह उनका नरगस का भी बना। ठीक है, जब उन्होंने शादी की है तो उन्होंने कहा कि यार ये रहने तो नहीं करो। उन्होंने कहा ठीक है। वाह वाह। उसके बाद फिर खुदा के बड़ा साथ मुश्किल, जुड़ के हिजाब करके, बड़ा मुश्किल, तो सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया। फिर उसके बाद अपने काम के ऊपर फोकस किया तो अल्लाह ने बड़ी बेहतरीन जिंदगी दी ठीक है उनकी, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। मस्ताना साहब के बारे में बताइए, वो क्या किरदार था? वो लोगों को हंसाता, और फिर एक अलमिया ये भी है कि जब ये सितारे बुझते हैं तो बदहाल होके बुझते हैं, पूछने वाला भी कोई नहीं रहता। इसकी भी वजह बताएं और मस्ताना साहब के बारे में कमेंट भी करें। देखिए, मस्ताना साहब नो डाउट बहुत बड़े एक्टर थे। थिएटर के अंदर मस्ताना साहब एक वाहद थे कि बाकी जितने भी एक्टर थे सबकी कोई ना कोई नवैयत थी, उनकी एक अपनी थी। उसके अंदर उन्होंने रह के जो कमाल काम किया, नाम बनाया, एक पाकिस्तान को अपनी शनाख्त दी। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब आपको, दुनिया में कोई भी बंदा जो होता है ना जी, जब आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते तो आपने उसको उतरना भी होता है। हम लोग उसके लिए तैयार नहीं होते जी। ये मैं सारों की बात कर रहा हूँ, अपने समेत बात कर रहा हूँ। कोई भी अपने डिक्लाइन की तरफ नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन कुदरत का कानून है कि हर अरूज को जवाल होता है, उसका रीजन कोई ना कोई बनता है। रीजन खुदा अपने ऊपर नहीं लेता, हाँ हाँ हाँ, बंदों के ऊपर ही आता है। किसी का मैं बन जाता हूँ, किसी का आप बन जाते हैं, किसी का कोई बन जाता है। हर बंदे की जिंदगी का काश और अगर रह ही जाता है कि काश ये ना होता, अगर मैं ये कर लेता। तो ये सारी चीजें हम जब बाद में डिस्कस करते हैं ना, हम उसको और तरह से डिस्कस करते हैं कि ज्यादती हुई, उसने ऐसा ही होना था, ओए होए, वो वैसा ही होना था। तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, उसकी रजा के ऊपर मतलब सर को झुका लेना चाहिए कि ऐसा ही होना था जैसा हुआ है। उसमें बंदे की अपनी ही गलतियां होती हैं, दूसरे की नहीं होती।
अगर आप मुझे बना नहीं सकते तो आप मुझे गिरा कैसे सकते हैं? सही बात। आप मुझे ज़हनी तौर पे तंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं अपनी बातों से, जिनसे मैं भी हो जाता हूँ, आप भी हो जाते होंगे। आप कम होते होंगे, मैं ज़्यादा होता होगा, कोई थोड़ा होता होगा। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ज़माने में। बिल्कुल दुरुस्त। बाकी जो आपने बात की है कि उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कोई किसके लिए क्या करेगा और क्यों करेगा? वो कहते ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो उसमें कहता कि कोई मेरे लिए क्यों अपना वक्त बर्बाद करे। वाह वाह। ठीक है, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कि मैं ना ये समझ लूं कि मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ, आपने ये समझ लेना कि आप बहुत अच्छी दाद दे रहे हो। सही कह रहे हैं। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी इस पल का हिस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। वाह वाह। तो ये सारी चीजें मतलब हमने जो संभालना है, हमने अपनी नीयत का संभालना है, अपने कर्मों का संभालना है और अपने कर्मों का ही उजाड़ना है और उसी का सिला लेना है। बिल्कुल दुरुस्त। हम दोष दे देते हैं दूसरों को, कसूरवार ठहरा देते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बब्बू बराल साहब एक ऐसा नाम जो बंदा मतलब वो अपनी हरकतों से, अपने जुमलों से, जो म्यूजिक सेंस था उनके अंदर, इनक्रेडिबली ग्रेट म्यूजिक सेंस था उनके अंदर, तो वो दुनिया से गए। वो भी इसी तरह काफ़ी अलील रहे और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा। तो उनका कैरियर पीक कैसा था और फिर उनका डिक्लाइन कैसा था? सर आप दोनों ही सारे जमाने ने देखे, उसमें मतलब ये दो राय है ही नहीं। डिक्लाइन बहुत ज्यादा नहीं देखा लोगों ने, पीक देखी हम। पीक तो बहुत ज्यादा देखी। हाँ। जब आपने पीक देखी होती है, वो पीक ऐसी देखी है कि लोग आपको चांद की तरह देखते हैं। क्या बात जी। ठीक है ना जी। फिर उसको आपने बरकरार रखना है, ना लोगों ने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना, आपने नहीं रखना, खुद ही बरकरार है। खुद बरकरार रखना है। वहां पे उनसे कोई गलती हुई नहीं कर रख सके? सर देखिए गलती, फिर मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जब आप गीली जगह पे पैर रखेंगे आप स्लिप होंगे। जी। देख के रखेंगे, आप जितना संभल के चलेंगे। दुनिया, जिंदगी जो है क्रिकेट की तरह होती है। 50 ओवर का मैच है, आप 50 ओवर खेल सकते हैं अगर आपकी आई सेट है, आप कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, आप तहम्मुल के साथ खेल रहे हैं। आप तो फिर ये नसीम विकी, सुहेल अहमद, ये इस तरह के लोग ये स्टैटिक क्यों जा रही है, क्यों नहीं गीली जगह पाँव रखते? यार मैं इसमें यही बात कहूंगा कि अगर हम गीली जगह पे पैर नहीं रखते, 50 ओवर है, फिर ओवर खत्म हो जाएंगे। फिर जिंदगी भी है, जिंदगी भी तो है ना, हद भी है। हद भी तो है ना। हाँ। कितना के खेलते जाएंगे आप? बंदे को एक तवाज़ुन रखना चाहिए, बंदे को सच के साथ चलना चाहिए, मानना चाहिए कि जो मेरा आज वक्त है ये कल नहीं है। मेरे बच्चे ने उसी वक्त ताकतवर होना है जब मैंने कमजोर होना है। ठीक है। आप वरना ये नहीं हो सकता कि मेरा बेटा भी वैसा ही और मैं भी वैसा ही हूँ। सही बात। मुझसे पहले मेरा बाप बड़ा ताकतवर था। मैं देखा करता था कि जब मेरा बाप रात को 2 बजे उठता था, फिर उसके बाद वो मैदा गूंथता था, फिर उसके बाद वो तंदूर के अंदर लकड़ियां जलाता था, फिर वो सारी सफाई करते थे, फिर उसके बाद मैं उठता था, फिर मैं अपने बाप के साथ कुलचे लगवाता था। उनके अंदर ज्यादा ताकत थी, उनके पास ज्यादा था टाइम। वो 2 बजे उठ जाते थे, मैं सुबह 5 बजे उठता था, मैं 3 घंटे लेट उठता था। मेरा बाप समझता था कि मेरा बेटा थोड़ा लेट उठे, मैं इससे ज्यादा काम करूं। मैं अपने बाप के साथ उतना ही हाथ बटाता था। फिर अब मैं 24 घंटे भी जागता हूं, मैं 48 घंटे भी जागता हूं, मैं टेलीविजन भी करता हूं, मैं रात को थिएटर भी करता हूं, मैं साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी करने जाता हूं। मैंने अपने बच्चों की फीसें भी निकालनी होती है, मैंने उनको देना होता है। तो मैं अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं अपने बच्चे से वो 3 घंटे भी नहीं मांग रहा, वो 4 घंटे भी नहीं मांग रहा जो मेरे बाप ने मुझसे मांगे थे। जमाना बदलता जाता है। देखने में लगता है कि मैं बहुत आसान हूं। मुझे पता है कि मैं अब अपने फिजिक के साथ कैसे गुजारा करता हूं। अगर अब इसके अंदर मैं अपने आप को किसी चीज का एडिक्ट कर लेता हूं, किसी नशे पे लग जाता हूं, किसी बुरी इल्लत में चला जाता हूं, मतलब शरीयत आपको माफ कर देती है कि आपने कोई गुनाह किया वो माफ कर देगी। और जिस्म के तो तकाजे हैं। जिस्म के तो तकाजे हैं। अगर आपने कोई नशा लिया है तो वो आपके गुर्दों को माफ नहीं करेगा। ठीक बात। वो आपके फेफड़े को माफ नहीं करेगा, वो तो सारा करेगा। इसके बावजूद भी फिर जो सिस्टम है, जो वादा है, उसी के अंदर तो रहना कि नहीं रहना। बिल्कुल दुरुस्त।
तो हम जो कसूरवार ठहराते हैं ना, हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है ना तो एकदम सबकी तरफ देखने लग जाता है, जी मुझे वो पूछने नहीं आया, मुझे वो नहीं करने के लिए आया, उसने मुझे नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? भाई क्यों दे वो आपको? अगर आप मुझे कुछ दे देते हैं, मेरी मदद कर देते हैं, तो ये आपके ऊपर सवाब है। हाँ जी, अगर फर्ज आप- नहीं है। फर्ज नहीं है। अगर आप मुझे नहीं देते तो आपको गुनाह भी नहीं है। ठीक ठीक बात। मेरा आपके ऊपर कोई अटैक भी नहीं है। हम बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जो झूठी बातें करके आपके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, तो लोग भी कह देते हैं। अभी आजकल जो ज़माना चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं, जब कोई बीमार होता तो फौरन जा कहते हैं कौन आया था पूछने के लिए? आपको कोई मिलने के लिए आया? नसीम विक्की आपको मिलने के लिए आया? ठाकर आपको मिलने के लिए आया? नासिर चलोटी आपको मिलने के लिए आया? वो जो बीमार होता है उस वो प्रॉब्लम में होता है, नहीं जी ये तो बेहिस लोग हैं, इनके तो खून ही गंदे हैं, ये तो किसी को कब पूछते हैं? जब ये जमा आए थे उस वक्त देखने वाले थे, पहुंच गया। हमने इनको बनाया है, हमने उनको ये किया फलां किया है। भाई आप नहीं किसी को बना सकते। हाँ, आप कैसे बना सके? मैं नहीं जब किसी को बना सकता, मैंने ही किसी को नहीं बनाया, तो आप कैसे बना सकते हैं? नहीं, ये आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं बनाया? कई लोगों को आपने चांस दिया, वो बने हैं। आपका थिएटर है, आप प्रोड्यूसर है, आपने चांस नहीं दिया लोगों को? मैंने चांस दिया है, चांस दिया काम करने के लिए। उसने काम किया, उसके अंदर कुछ था तो वो बना ना। अगर नासिर चनोटी मुझे आके कहता है जी मैंने काम करना, मैं कहता फिर नासिर चनोटी के पास कुछ था तो आज नासिर चनोटी है ना जी, आज कैसर पिया है ना जी। मेरा छोटा भाई जावेद, आपने उसका नाम पहली बार सुना होगा जी। मैं उसको क्यों नहीं चांस दे रहा? वो क्यों नहीं बन रहा? नासिर चनोटी और पिया साहब को आपने चांस दिया पहली दफा? चांस नहीं मैंने दिया, मेरे साथ उन्होंने काम किया है। वो मेरे पास आए हैं, या मैं भी उमर साहब के पास आया हूँ, मैं भी वसीम अब्बास के पास आया हूँ, मैं भी तारक जवेद साहब के पास आया हूँ, मैं भी उनके साथ मैंने काम किया है, सरदार कमाल के साथ काम किया है। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? सर लेना भी नहीं की चाहिए, गल है? लेना भी नहीं चाहिए। की फायदा क्रेडिट लेके? डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब कहते हैं कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उनका एक मसला होता है वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है। बच्चे गुस्सा करते हैं, अपने बच्चा कह देता है। अब मेरा बेटा जिसको मैंने मतलब हाथों पे खिलाया हुआ है, जब मैंने उसको पहली बार उठाया, अपनी बेटी मैंने जब उसको पहली बार उठाया, ठीक है, तो स्कूल ज़बरदस्ती छोड़ के आ रहा हूँ, दवाई ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ, ठीक है, उसके बाल भी बना रहा हूँ, उसके कपड़े भी पहना रहा हूँ, मेरे साथ जिद भी कर रहा है जाने की, आने की, ये कर रहा है वो कर रहा है। फिर एक वक्त आता है जब आपका बच्चा आपको कहता है पापा आपको नहीं पता। वाह, आता है जी वक्त। आता है कि नहीं आता? आता है। मजाक में भी कह देते हैं आप तो पेंडू हैं, आपका जमाना गुजर गया। लेकिन वो बात होती है, हाँ वो कहते हैं जी। जब अपना बच्चा आपको ये बात कह सकता है तो फिर वो तो फिर किसी और का बच्चा है, वो तो कामयाबियां देख रहा है। हमारे यहाँ तो जो आपके ताबेदार है ना, उनका तो आप कह सकते थे ना, कैसर पिया का, वो तो आपके ताबेदार हैं, दोस्त हैं, अच्छे हैं, आप कह सकते थे मैं इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या हो इसमें? क्या बुरी बात? मुझे कहना नहीं चाहिए ना, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी ज़िंदगी है, फील होता है फिर बंदे को। हमारे यहाँ नाकामियों की वजह ये है, हमारे यहाँ इस काम की पीक जो है वहाँ तक ना जाने की वजह यही है कि हम ये बातें सुनना नहीं चाहते, करवाना नहीं चाहते, हमें अच्छी नहीं लगती कि फलाने में चांस, फलाने में चांस। ये क्रेडिट देने में क्या अर्ज है? आप आज अच्छा चलें, आप मुझे उनका नाम बताएं जिन्होंने आपको पहली दफा चांस दिया, आपके जो मोहसिन है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने अभी आपको जो कहा कि एम मकसूद जो थे मेरे दोस्त, जिन्होंने स्कूल से मुझे पहला चांस दिया है, जी। मेरा एक दोस्त था आपने वो पहले आगाज में उनका शकूर था, जिसने अपना रोल छोड़ के मुझे रोल दिया था। फिर इस्माइल बेग थे जो मुझे साइकिल पर लेकर घुमा करते थे। फैसलाबाद के सारे आर्टिस्ट, अलीजान भट्टी और ये बहुत सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने मुझे चांस दिया। फिर मैं जब लाहौर आया हूँ, मुझे पहला फ़ोन नबील भाई ने किया, अपना रोल छोड़कर मुझे वहाँ पर चांस दिया। ज़रूरत ड्रामा था। फिर उसके बाद जंजालपुरे का रोल उन्होंने खुद छोड़ा है। फिर उसके बाद फैमिली फ्रेंड में वसीम अब्बास साहब ने मुझे चांस दिया है। थिएटर की दुनिया में सरदार कमाल ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। तारक जवेद साहब ने, मतलब मैं उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, वसीम अब्बास साहब की मैं शागिर्दी में रहा हूँ। तो फिर उमर शीफ साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा है, क्या बात है। उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, ठीक है। फिर लाहौर में जब मुझे पहली बार बुलाया गया तो हमारे अफजल भट्ट साहब है जिन्होंने मुझे पहला ड्रामा करवाया था थिएटर का, तमासील थिएटर में। बालम साहब है जो वहाँ पर मैनेजर थे, उन्होंने मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा, एक बाप की तरह मुझे अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाए, मुझे अपने पास रखा। तो ये सारा कुछ किया। अब इनके अंदर उन लोगों का नाम नहीं आता जो मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। मैं वही सोच रहा था
उनका नाम ही नहीं आता। नाम ही नहीं। और मुझे मैं कुछ चीज़ें, मेरी माँ कहती थी बेटा, मैंने कहा अम्मी मेरे फलां बंदे ने पैसे रख लिए, कोई बात नहीं कहती बेटा, कुछ पैसे क़यामत के लिए भी रोकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें क़यामत वाले दिन के लिए भी छोड़ते हैं। जो बंदा दे देगा वो अपना भला करेगा, जो आपके रोक लेगा वो अपना नुकसान करेगा। आपने उन पैसों के लिए रुकना नहीं है, आपने नए कमाने के लिए निकल जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके लिए रोना शुरू कर दो, जो आपने आगे लेने आप वो भी छोड़ दो। अब वो करो। अब जो मेरा मोशन है, मेरे दिल के अंदर है, अब एक बंदा झूठ बोल के जाएगा, उसका हिसाब तो होना ना जी। एक दिन सामने तो खड़े होंगे ना। हाँ जी। आपने झूठ बोला कि जी वो मेरे घर में बैठता था, आपने झूठ बोला मेरे घर में बैठ के खाता था। मैं आज भी इज्जत करता हूँ, मेरी माँ की तरह है वो, ठीक है। उसने मुझे बदनस्ला भी कहा है। मैं ये हल्फन ये बात कहता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 हज किए हैं, मेरे बच्चों ने भी 3-3 4-4 हज किए हैं, ठीक है। तो ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, मुझे आज भी उसके घर का नहीं पता। अरे वाह, कि वो कहाँ रहती है, यानी सर पैर ही नहीं है बात। सर पैर ही नहीं है। उस वक्त की बात तो अलग, मुझे आज भी नहीं पता कि उसका दरवाजा कैसा है, उसका गेट कैसा है। मैंने कभी उसके हाथ की रोटी खाई हो। फिर अगर वो ये एतराज करती हैं कि उनके अपने 3 बेटे हैं, जवान हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। एक नसीम विक्की वहां बैठा गैर आपके लिए काम करे, आपके लिए कुछ करे, हम मुझे करना चाहिए, मुझे उसके लिए करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हो सकता है मैंने किया भी हो जो उन्होंने ना माना हो, मुझे वो नहीं बताना चाहिए, ठीक है। पहला हक तो आपके बच्चों का है ना। अगर आज मैं बीमार होता हूं या मेरी कोई हालत खराब होती है तो मुझे मेरा बेटा लेकर जाएगा, मेरी वही केयर करेगा जी। मैं लोगों के ऊपर क्यों इल्जाम लगाऊं। फर्स्ट एड तो यही है घर से। फर्स्ट एड तो यही है ना। हाँ। तो फर्स्ट एड आपकी वो क्यों नहीं कर रही है आपके लिए। फिर आप बीमार कैसी हुई हैं, क्या आप वो सुनना चाहती हैं। आपके गुर्दे फेफड़े क्यों खराब हुए हैं, आप औरत होगी वो सुनना चाहती हैं। कर सकते हैं तो सुन भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमें क्या जरूरत है, आपके अंदर फिल्म चल रही है, आपको पता है कि मैंने क्या कहा है जी, आपको इस बात का अंदाजा है जी। तो आप अल्लाह से माफी मांगे, आप मोहब्बत से करें फोन। मुझे नहीं पता चलता कि कौन कहां पर बीमार है, मैं अपनी जगह पे मसरूफ हूं। किसी को नहीं पता चलता नसीम विक्की को क्या प्रॉब्लम है, ठीक बात। किसी को नहीं पता कि नसीम विक्की रात को जब सोता है तो उसका मूड क्या होता है, कि वो किस प्रॉब्लम में चल रहा है, उसके ऊपर कौन से क्राइसिस चल रहे हैं, उसने पिछले 5 साल 10 साल कैसे गुजारे हैं। देखने को लगता है जी कॉमेडी नाइट कपल करके नसीम विक्की आता है, ये बहुत बड़ा काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद 5 साल आगे मैं पाकिस्तान में टेलीविजन नहीं करता। कोई कहता है जी वो पैसे बहुत मांगता है, कोई कहता है जी वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। 2 लोग ये चले गए, तीसरा लोग ये कहते हैं कि वो सोया नहीं उठता, चौथा कहता है जी वो बड़ा मगरूर हो गया है। अब मैं अपनी शर्म में फिर रहा हूं, किसी को कह नहीं रहा। मैंने 5 साल 6 साल टेलीविजन नहीं किया, किसी को इस बात का पता ही नहीं, किसी ने पूछा मुझसे, मैंने तो किसी को एतराज नहीं किया। मुझे जब लगता है कि मुझे ये काम मेरे ऊपर क्राइसिस आते हैं, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं जब बीमार होता हूँ। मेरा बाप बीमार था, 1.5 साल यहाँ हॉस्पिटल में रहा है, अल-शाफी हॉस्पिटल में। मेरी माँ ने 5 साल बीमारी काटी है, ब्रेन हेमरेज की मरीज थी वो। पाकिस्तान के कौन से हॉस्पिटल में जिसमें मैं नहीं लेकर गया, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन फल लेकर आया था, मुझे नहीं पता किसने फोन करके पूछा है, मैंने तो किसी का नहीं एतराज किया। मुझे पता कि भी आप अपनी अपनी जगह पे मसरूफ हो, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। दुरुस्त बात, बनता भी नहीं। लोगों के लिए रोने की बजाय आप मुसल्ले पे रोना शुरू कर दें, आपके ऊपर बुरा वक्त आता ही नहीं है। वाह वाह, हिदायत भी बड़ी अच्छी दे रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं नए फनकारों के बारे में बहुत कम मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, बस मैं आपके जो प्राइम दौर के जो हमारे फनकार हैं उन्हीं के बारे में गुफ्तगू करना मेरा मकसद था। इन्हीं नामों के अंदर एक शौकी खान नाम होता था, तो वो उनका क्या वाकई जो स्पैन था वो बहुत कम था, छोटा था, या हमने थोड़ा देखा हुआ उन्हें स्टेज के ऊपर? फनकार तो बड़ा नहीं, जो शौकी खान थे ना, मैंने आपको पहले कहा कि हर फूल की एक अपनी अपनी खुशबू होती है जी, हर बंदे का एक अपना अपना स्टाइल होता है। शौकी खान बनना, पैदा होना ये आसान काम नहीं है। अच्छा,
शौकी खान एक ऐसे फनकार थे स्टैंड अप कॉमेडी के। जी। देखिए वो अपने एक स्टाइल के कॉमेडियन थे, हाँ वो जी। थिएटर के एक्टर नहीं थे। अच्छा, ठीक। थिएटर पे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उसके अंदर उन्होंने जितना टाइम निकाला ना, उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी का निकाला है, कैरेक्टर का नहीं निकाला। अब फर्क होता है काम करने वालों में, एक एक्टर होता है, एक कॉमेडियन होता है। ठीक है। ठीक है, जिस तरह एक्टर की कैटेगरी होती है, एक होता है कि मतलब एक बंदा एक्टर नहीं होता, जैसे कपिल कॉमेडियन है और सुनील एक्टर है। वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ। कपिल शर्मा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, कॉमेडियन है। वो एक्टर है, सुनील एक्टर है। सुनील एक्टर है। कपिल शर्मा जुगत करता है, वो जुगत को परफॉर्म करता है। वो परफॉर्म करता है। वाह वाह वाह। ठीक है, ये फर्क है। इसी तरह शौकी खान, जो उनका कैसेट की दुनिया का नाम था, वो तो किसी को नसीब ही नहीं हो सकता। क्या बात है। मैं जब एक मुकाबला कर रहा था तो मैंने लाफ इंडिया लाफ था, वहाँ पर पंकज जी थे, उन्होंने ये कंपटीशन करवाया था स्टार प्लस का। उसके अंदर तकरीबन 27 लड़के थे जिनके साथ वो मेरा मुकाबला था। मैंने वो मुकाबला लड़ लिया। जब मैंने 4 एपिसोड किए ना, 4 मुकाबले लड़ लिए, तो मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया कि मैंने गलत फैसला किया है। मुझे ये मुकाबला नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि इस काम के अंदर ना एक कहते हैं कि सुर होता है। सुर क्या होता है कि रात को गाना गा रहे हैं मेहदी हसन साहब और साथ कोई एक आम बंदा गा रहा है। अब एक आम बंदे ने गाया तो उसका सुर लग गया, खान साहब का नहीं लगा। खान साहब का वो सुर नहीं लगा, उतनी बात नहीं आई। अब वो बंदा हाईलाइट हो गया। अब वो जो लोग बैठे हुए, लोगों को इस बात का नहीं पता होता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जी मैं समझ रहा हूँ। उसको शेर लड़ गया है, वो कह रहा है नहीं जी नहीं, अशफाक क्या बात है जी, अशफाक खान साहब ने तो एंड कर देता जी। अरे वो यही कर रहे हैं। अब मुझे ये पता था कि वहां पर एक एक्टर था, उसने कॉमेडी की, तो उसका एक रात को सुर लग गया। उसमें क्या हुआ कि पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा है, हर बंदा कह रहा है जी कि क्या बात है, क्या बात है। ओह, सारे बड़े बड़े लोग बैठे देख रहे हैं, मेरा काम ही करने आए हैं। वो काम करने, उसका सुर लग गया। ठीक है। मैंने कहा अगर ये फाइनल में या सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में ये सुर लग गया किसी और का, मैं तो गया, अच्छा, बेइज्जती हो गई। अब मुझे पंकज जी ने कहा कि नसीम, आपने ये जो 6 मुकाबले लड़े हैं ना, आपने बहुत अच्छे लड़े हैं। अब कॉमेडी के अंदर भी 7 सुर होते हैं। 7वां सुर जो है ना, वो टका के लगेगा तो आप जीतेंगे, किसी और का लग गया तो वो जीत जाए। अब मैं पाकिस्तान वापस आया बॉम्बे से, तो घर में परेशान बैठा हूं कि मैं क्या बनाऊं फाइनल के लिए। तो मैंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा शौकी खान साहब की कैसेट सुनता हूं मैं। ठीक है। वो स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाह थे। मैंने कैसेट ढूंढनी शुरू की, कैसेट नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं फैसलाबाद चला गया, रहमत ग्रामोफोन। मुझे पता था कि वहाँ पर तो उनके पास कैसेट्स थी, तो मेरे जानने वाले थे। मैंने उनको कहा कि उनकी खान साहब की कैसेट चाहिए। वो कहते कैसेट अब नहीं है, वो तो अब सीडी का ज़माना आ गया, तो उनकी डैड हमारे पास पड़ी होगी लेकिन मिलेगी नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उनकी कितनी कैसेट्स आई थी। अब मेरे दिमाग में था कि 7 सुर, कि 7 कैसेट होगी उनकी। मैंने कहा उनकी कितनी कैसेट आई थी। कहते तकरीबन कोई 100 के करीब उनकी कैसेट थी, 60 मिनट की। 100 सुर लगा हुआ था एक बंदे का। तो दुनिया ने कहा सुना। ठीक है जी, उस वक्त जमाना सुनता था, क्योंकि मुझे इस बात से पता है कि हमारे मोहल्ले में एक हाफिज साहब थे, वो नबीना थे, पैदाइशी नबीना थे, कुरान के हाफिज थे। वो उन्होंने सुन के कुरान को हिफज किया हुआ था। तो बकर मंडी में वो उनकी मस्जिद थी, तो मेरे साथ वो बड़ा प्यार करते थे। तो मुझे उन्होंने बुला के क्या कहते, पप्पू तू ड्रामे च चला गया पुत। ड्रामे का तो मैंने नहीं पता किस तरह होंगे, क्योंकि मैं वेख नहीं सकता। शौकी खान कितने मिले ना, उन्होंने मेरा सलाम किया, क्योंकि मैं केस्टां सुनिया ने। क्या कहने, वो बड़ी वधिया गल करदा। ठीक है, तो शौकी खान तो वो हुए। अब मैंने जब सुना ना कि उनके इतने सुर थे, फिर मैंने वापस घर आके मैंने कहा नहीं, कैसेट नहीं सुननी, कुछ नहीं करना। हमारे बड़े अगर इतना अच्छा काम करके गए तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। मैंने मेहनत की, एपिसोड बनाया अपना, फिर मैं वो फाइनल जीता। माशाल्लाह, फाइनल में जीत कर आया। तो अब शौकी खान साहब का बेटा भी फौकी खान, अब शौकी खान साहब के साथ हमारा इतना मतलब टाइम नहीं गुजरा, थोड़ा गुजरा है, बहुत कम टाइम गुजरा उनके साथ हमारा।
1-2 ड्रामे किए होंगे, 3-4 ड्रामे किए होंगे। तो उनके बेटे को भी इसी तरह एतराज है। उनको ये कहते हैं कि बेटा काम करो, हाँ जी, काम पे खड़े हो जाओ, जोर लगाओ बाप की तरह। अगर आपके बाप को सुन के दूसरे लोग बन गए, आप तो बेटे हो। हाँ हाँ हाँ, आप भी बन जाओगे। हाँ जी। नसीम भाई, नासिर चिन्योटी साहब के बारे में मुझे बताएं कि चिन्योट से जब वो आए थे तो बड़ा उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, यानी थोड़ा उन्हें बैकवर्ड पेंडू कहा जाता था। आज तो वो सितारा ही बहुत बड़ा बन गया, जी बिल्कुल, इंडिया भी पसंद कर रहे हैं उन्हें। हाँ जी। तो वैसे मुझे उनके अंदर जो टिपिकल कॉमेडियंस वाली बात होती है ना, वो कोई नहीं नजर आती। वो शायद परफॉर्म इस तरह करते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है। वो जो हमारी आज बात चल रही है ना, वो सारी चीजें उसी में आ रही हैं कि हर बंदे की एक अपनी अपनी शनाख्त है। हाँ, हर बंदे का एक अपना स्पेशल होता है जिसके ऊपर वो जिंदगी गुजारता है। सही बात है। ठीक है ना। तो नासिर का कुछ स्पेशल है तो चल रहा है ना, वो तो क्या नजर आ रहा है स्पेशल ना। कुछ समझाए ना मुझे। वो चेहरा तो है एक, वो तो है। देखिए, जो कॉमेडियन होता है ना, उसको एक नंबर तो ये होता है ना कि वो अपनी फिजिक से, अपने चेहरे से आपको मनवा लेता है कि मैं कॉमेडियन हूँ। ठीक है, आपको देखते ही हंसी आ जाती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसका एक अंदाज होता है, जैसे मस्ताना साहब एक अंदाज का नाम था। हाँ, अंदाज था, एक पूरी पर्सनालिटी थी। पर्सनालिटी, अंदाज था एक, जी, वो अंदाज ही मस्ताना था। कोई शक नहीं। ठीक है ना जी। अब उसके बाद अगर आप दूसरे किसी एक्टर को देखते हैं, मतलब जवाद वसीम साहब को देखते हैं, वो एक पैकेज था एक्टिंग का। ठीक है, आप कोई भी किरदार करवाएंगे, उसकी टोन, टेम्पो और उस कैरेक्टर की जो मिथ है उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सोहेल साहब को देखते हैं, वो एक कैरेक्टर एक्टर है, वो कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, उसको फिर परफॉर्म करते हैं। कोई शक फिर उसके बाद वो जान निकाल लेते हैं। अमानुल्लाह जो है ऑब्जर्वेशन का नाम है, कि एक साइंसदान का नाम है। वो सबका बादशाह है, सबके ऊपर खड़ा है। किसी को भी कोई भी बात करके, कोई भी आइटम करके यानी वो बंदा, किरदार भी कर सकता है, स्टैंड अप भी कर सकता है। हाँ जी, सारा कुछ वो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था। मस्ताना साहब एक अंदाज था, एक ड्रामा अलग चल रहा है और मस्ताना अलग चल रहा है। पूरे लोग अपनी मतलब टाइप के हैं, वो अपनी टाइप का बंदा है। इसी तरह नासिर चिन्योटी भी एक अपनी टाइप का एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, तो जिसमें उसने अपने आप को बड़ा अच्छा मनवाया। इसी तरह के अपनी टाइप है इफ्तिखार ठाकुर साहब। उनका वो झूठ बोलना वो शुरू हुआ, फिर वो पता नहीं सच में कब बदला, और इफ्तिखार ठाकुर जनाब वो सरहदें पार पहुंच गया। तो आप समझते हैं इफ्तिखार ठाकुर ने आके इस इंडस्ट्री में सीखा है या आज भी वही है? क्योंकि अंदाज भी वही है, चीज़ें भी वही उनकी तकरीबन चल रही होती हैं, कोई नया नहीं नज़र आता, लेकिन इन है वो ये चलें, अल्लाह ताला का करम होता है। वही अंदाज वाली बात आ गई ना जी, कि एक चीज़ क्लिक कर गई ना जी, तो लोग को उसी को पसंद करते हैं फिर बंदा। लेकिन फनकार तो वो है ना जो वैरायटी करे। बाज़ औक़ात नहीं मैच करती, कुछ दूसरा कुछ करते हैं ना आप, कि मतलब अगर अताउल्लाह को आप कहते हैं कि लता को सुनाया जाए तो नहीं सुनते लोग। बड़ी सुरीली जुगत दसी। ठीक है, सही बात है। अताउल्लाह तो अताउल्लाह है। अताउल्लाह है। अब मेहदी हसन साहब हैं जी, राई के ऊपर भी आवाज़ फिट हो गई है, तो नदीम साहब के ऊपर भी हो गई, वेमरात के ऊपर भी हो गई है। ठीक है, उन्होंने रफ़ी साहब हैं, उनकी आवाज़ भी सारी इस तरह हो गई है। ठीक है, अब मुकेश साहब की आवाज़ होती थी, वो मखसूस लोगों के ऊपर आती थी। इस सवाल तो मेरा विक्की भाई होता ही, उन्होंने कुछ सीखा है, ग्रूम किया, अब लगता है कि एज ए अदाकार स्टेज के ऊपर आने के, टीवी फिर फिल्म के लिए वो तैयार बेहतर हुए हैं, अपने आप को किया, या वो स्टैटिक रही है पर्सनालिटी? देखिए, ज़्यादातर अगर देखा जाए ना, जो देखने में आती है वही चीज़ रहती है, स्टैटिक जो है। तो उसमें यह है कि उन्होंने आता बहुत कुछ है, ये नहीं कि आता नहीं है, एक्टर भी बहुत अच्छा है। लग वही रहा है जो अभी एक दफा कर लिया हुआ है। हाँ, अभी तक वही लग रहा है, वही लग रहा है जो आप ने पहले किया था ना, मतलब वही चीज के बदल के देखना नहीं चाहते। इंडस्ट्री हमारी क्यों खराब हुई थी? हमने एक पंजाबीज़म को शुरू किया ना, हमने बदलना चाहा ही नहीं। मैंने बारहा ये बात कही थी कि अगर आप ये फिल्म बना के फेल कर रहे हैं तो एक वो भी बना के फेल करके देख लें। वाह वाह वाह, ठीक कह रहे हैं आप। तजर्बा तो करके देखे। एक एक्टर प्रोड्यूसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हैं भी। कितनी मिसालें हैं, ज्यादा नहीं है, लगता तो सबको ही है। हिंदुस्तान के अंदर तो सामने है, हिंदुस्तान के अंदर तो सारे ही प्रोड्यूसर हैं। शाहरुख की अपनी प्रोडक्शन है, अजय देवगन की अपनी प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद अक्षय कुमार की अपनी प्रोडक्शन है। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। नहीं, देखिए, प्रोड्यूसर मतलब फाइनेंस वो करते हैं। हाँ,
फाइनेंस वो करते हैं। फिर उसके बाद टीम तो रखनी पड़ती है। टीम तो रखनी। अब ऐसा तो है नहीं है कि शाहरुख खान खुद ही कपड़े सीना शुरू कर देगा। उसके लिए मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो आएगा, डायरेक्टर तो आएगा। ठीक है। शाहरुख खान तो एक्टर है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो राइटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, एक्टर भी होते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है। नसीम विकी साहब, आखिरी 2 सवाल हैं, 3 सवाल हैं आखिरी। एक मुझे ये बताइएगा कि अभी हालिया तौर पे हमने देखा कि विकी कोडू साहब का एक वाकया हुआ, उस पे वो पैसों का कोई लेन देन था कैप्री थिएटर वालों के साथ, और फिर वो बड़ा हाईलाइट हुआ कि मुझे जैसे दिल का उनको मसला वो उन्होंने बताया, अल्लाह उन्हें सेहत दे और फनकारों की इज्जत बचाए अल्लाह। तो ऐसे वाकयात नोयत तक पहुंचते क्यों हैं? मामलात तो थे, 15 लाख रुपए का उन्होंने चेक भी दिया, बाद में वो आ गई, सारी बात खुल के सामने आ गई। तो ऐसे मामलात आखिर होते ही क्यों हैं, लोगों तक पहुंचते ही क्यों हैं? क्या थिएटर और जो आर्टिस्ट है उसका राब्ता इतना ही कच्चा है, इतना कमजोर रिलेशन होता है कि लोगों के सामने आ गई, गल्लां खुल गई? वो मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उनका मसला होता है वो बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना, आपका अपना बेटा भी कहता है जी मैंने अलग रहना है अपनी बीवी के साथ, ठीक है, तो वो रहने भी लग जाता है। तो माँ बाप को इस चीज़ का दुख तो होता है, क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं जी। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, बात फिर वहीं आ जाती है। हम एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब एक मैं मुलाजम रखता हूँ या मैं किसी का मुलाजम हूँ, ठीक है, मैं किसी का काम करता हूँ किसी के घर पे, वो बंदा मुझे अपने साथ रखता है, गाड़ी में लेकर जाता है, खाना खिलाता है, मेरी बहन की शादी है वो मुझे पैसे देता है, मैं बीमार होता हूँ वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाता है, ठीक है, मुझे तनख्वाह भी देता है, मुझे सोने के लिए अच्छी जगह भी देता है, मुझे अगर कोई बात करता है तो उसको डिफेंड भी करता है, मेरे सामने भी खड़ा हो जाता है, मेरा कोई जुर्म कोई ऐसी चीज़ थाने कचहरी वो भी जाता है। अब उसके बस वो क्या करता है, आपके घर के अंदर आपके कपड़े उठा के आपको देता है, आपके सामने खाना रखता है, आपके बर्तन उठाता है, ठीक है, उसकी इतनी सर्विसेज है, आपके साथ जाता है। अब जब कहीं जाके उस बंदे को, मुझे मुलाजिम को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या मैं छोड़ देता हूँ या आप छोड़ देते हैं, अलग करते हैं, अब दोनों की गुफ्तगू में फर्क कितना आएगा? जिसके लिए आपने इतना कुछ किया होगा वो कहेगा सारी जिंदगी ना दी खिदमत की थी, मैंने इतों की लभ्या, ये तो कुछ नहीं लभदा, ये बड़े बदीद लोग ने, मैं ही जानना है, मैं इन्होंने घर रह के वेखिया, मैं ये करके देखा वो करके देखिया। अब जिसने किया होता है उसने आपकी बीमारी भी देखी होती है, आपका घर भी देखा होता है, उसने सारा कुछ किया होता है, वो बंदा बेबस हो जाता है। बेबस इसलिए हो जाता है कि लोग कहते हैं यार ये तो रुपए पैसे वाला बंदा है, ये तो इनके पास जमीनें जा जाते हैं, ये जालिम होगा, सिंपैथी उधर चली जाती। सिंपैथी सर, मोटरसाइकिल गाड़ी में लग जाए, गाड़ी वालों को लोगों ने कहना कि जी जी, गाड़ी लग जाए, जालिम कार सवार, इन्होंने अन्ने हुए ने, दौलतां दे नशे चढ़े ने, हमारे इस तरह के जुमले हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जब विक्की कोडू और उनका इसी तरह का एक सिलसिला था, कैपरी भी नीचे से ऊपर आया, कोडू भी नीचे से ऊपर आया, अब दोनों जब जवान हुए, दोनों ने राहें, वो अलग नहीं होना चाहते, ये अलग होना चाहता था। अब उसके अंदर उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, 100% सही है। वो कहते हैं जी कि हमने एक बूटे को परवान चढ़ाया, तो यहाँ पर इसको जो चाहिए हम दे देते हैं, ठीक बात है। उसका मेरे ऊपर भी आया कि जी नसीम विक्की ने उसको तोड़ा है। मैंने कहा जी मेरा तो इतना है कि इसने जब मुझे कहा मैंने आपके पास काम करना, तो मैंने इससे पूछा है कि आप वहाँ पूछ के आ रहे हो, आमने सामने बैठ के मैंने कहा विक्की आपने उनसे पूछा है? उन्होंने कहा जी पूछा है। मैंने कहा मेरा उनके साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक की निस्बत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको उनको बता के आना चाहिए कि मैं आपका काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है बता के आया हूँ। अब मेरा वो काम जो था वो खत्म हो गया, अब इसके बाद वो अपनी अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने तरीके से गुजार रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है, कंट्रोल करना चाहिए, और तो आज़ादी तो देनी चाहिए ना जी लोगों को। आप जिधर चाहे काम करते हैं तो विक्की को भी करना चाहिए। करना चाहिए जी, हमने कब कहा कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी कहा ठीक है करो। ठीक, बिल्कुल सही। जब आप पाकिस्तान से भारत जाते हैं और फिर वहां के लोगों को आपको
इंडिया देखने का शौक होता है और उन लोगों को पाकिस्तान का तजस्सुस होता है, लाहौर कैसा है जी, इस्लामाबाद कैसा है जी, खाने कैसे हैं जी विक्की साहब वहाँ पे, ये बताएं जी। तो आपने एक दफ़ा एक बात की कि शाहरुख खान ने मुझसे जो है ये कुछ बातें पूछी, तो लोगों ने कहा जी शाहरुख खान तो क्यों मिलेगा, पता नहीं उसको क्या बना देते हैं। हालांकि वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, हम जानते हैं कि वो बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत देने वाले लोग हैं। तो क्या बातें होती हैं सितारों से, कौन कौन से सितारे ने पाकिस्तान के हवाले से क्या पूछा आपसे? मैंने पहले भी यही कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं पेशावर से हूँ, तो बहुत याद आता है पेशावर भी, दिल करता है देखने के लिए। आंदा क्यों नहीं? तो बाउंड्रीज भी तो होती है ना, जितना वो बंदा आगे बड़ा तो फिर उन्होंने फिर उनको भी तो जवाब देना पड़ता है ना जी। जी तो हर बंदे को जवाब देना पड़ता है, हर बंदा अपनी अपनी बाउंड्री में तो होता है। नहीं किसे क्या इंडिया गए हो तो गद्दार हो गए हो जी? आप 150 बंदा कहता है इस तरह, कई बंदे ये भी कहते हैं तेन शर्म नहीं आती उठे जाके नौकर दा रोल कर रहे हैं। कोई बंदा पूछे मैं सच्ची मुच्ची ओदी मालिश की थी या मैं सच्ची मुच्ची चाह बनाने लग पे उसे चाह के। अच्छा कहते हैं, हाँ कहते हैं, क्यों नहीं कहते। ठीक। बातें तो बहुत सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो एक तबका है छोटा सा, मैं समझ गया उनका, वो कुछ ज्यादा लोग नहीं है। हाँ लोग अब मेच्योर हो रहे हैं, कुछ लोग हैं। तो वो यही उसने, और उसके अलावा किसी फनकार अच्छा, उन लोगों ने करना ही करना है। अभी आप मुझे देखें, बातें तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी सुननी पड़ी हैं, मौलाना तारिक जमील साहब को भी सुननी पड़ी हैं। हम तो किसी खाते में नहीं आते। आओ तो बातें सुनेंगे तो आगे चलेगा का नहीं। और जो वहाँ पे सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं, बात करते हैं, सारे बात करते हैं। मैं वो चीजें करना नहीं चाहता, फिर वही लोग जो होते हैं ना थोड़े से जलने वाले जिनके अंदर होती है, तो जला दियो ना थोड़ा, उन्हें तेरना ही गल करनी सी ते उसको होर कोई बंदा नहीं लभ्या। सल्लू भाई ने भी कदे कोई जिक्र किया? सलमान भाई के साथ सिर्फ एक दफा की मुलाकात है मेरी, एक ही शो किया था हमने, कॉमेडी नाइट बचाओ। तो उसके अंदर जब शुरू होने से पहले मैं और शकील सिद्दीकी हम दोनों उनकी वैनिटी में जाके काफी देर बैठे रहे, तकरीबन आधा पौना घंटा। अच्छा, हंसी मजाक की बातें। जिन्ना वड्डा उन्होंने भाई बनाया है, कोई डॉन टाइप इंज देखिए कि बंदा अच्छा है वो। सर जी आप देखें ना कि उनका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा, वो तो अनबिलीवेबली बड़ा है ना। तो वो मतलब है भी, इसमें शक भी कोई नहीं। डॉन आदमी ये उन्होंने बारे च बड़ा मशहूर है कि वो किसी भी बंदे दी ना कम फारग हो जाता है, जेड़ा सलमान खान नाल उलझ गया उन्होंने फिर बॉलीवुड च कम नहीं मिलता। देखने में तो यही आता है, जो भी बंदा उसके साथ लड़ा है, जो भी बंदा उसके साथ टकराया है, उसके बाद पर उसका कैरियर ही खत्म हो गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर है वो स्ट्रांग हो। अच्छा जी, ये अल्लाह के काम होते हैं भाईजान, फिर मैं यही कहूंगा अपना जट सबके, ये अल्लाह के काम होते हैं, बंदों के काम नहीं है ये। नसीम भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़ा कीमती वक्त, और इससे खूबसूरत सवाल मेरे पास नहीं है इस पॉडकास्ट को एंड अप करने के लिए। आखिरी सवाल ये है कि मैंने आपकी सारी गुफ्तगू जो सुनी है, मुझे ये पता लग रहा है कि आप बहुत ही कीनली चलते हैं, प्लान करके चलते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नसीम मिक्की ने अपना ओल्ड लाइफ, आखिरी लाइफ के लिए क्या प्लान करके रखा है, शोबिज़ को, इस इंडस्ट्री को कब छोड़ना है, ये मुझे पता चल चुका है कि अब आप जो हैं वो यहाँ तक है, आप कहते हैं कि कोई होना चाहिए अगला भी काम, तो वो क्या है जो आप करना चाहते हैं, छोड़ेंगे इसको, कब छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, और आगे का क्या प्लान है? देखिए, इसमें जो इंसान के बस की बात होती है ना, वो इतनी होती है कि एक टांग उठा सकता है, दूसरी नहीं उठा सकता। ठीक है ना, दूसरी वही उठाएगा, मेरे पास में इतना ही है। ठीक है, वाह वाह वाह, ठीक है। एक ये कर सकता हूँ खड़ा होके, दूसरी को नहीं हवा में रख सकता, वो अल्लाह कराए, वो अल्लाह करवाएगा। अब इसी तरह बहुत सारी चीजें उसने अपने हाथ में रखी हुई हैं। ठीक है, रिज्क भी, इज्जत भी, आपकी जिंदगी भी, आपकी मौत भी, सारा कुछ उसी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ठीक, ये चीजें हम प्लान नहीं कर सकते। मैंने प्लान किया ही नहीं था, मैंने ये करना है, मैं ये कर रहा हूं। मुझे इतना आता ही नहीं था जितना मुझे मिल गया है। ठीक है, ठीक है, मैं खुद को इतना बड़ा एक्टर समझता ही नहीं हूं। ठीक है, मैं समझता हूं कि मैं शायद किसी की जगह पे काम कर रहा हूं। ओह, वो कोई जो बंदा यहाँ होना था, जिसका ये काम था, मैं उसकी जगह पे काम कर रहा हूँ, किसी की जगह पे पहरा दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना काम है। तो दुआ मेरी हर में यही होती है कि या अल्लाह काम बदल दे, या फिर इसका हिसाब न लें। हाय हाय, वाह वाह, ये काम बदल दिया साहब, या हिसाब न लें। ठीक है, माफ कर दें। जब भी हम थिएटर शुरू करते, कोई काम करते हैं ना, तो सारे कहते दुआ मांग लो। मैं सबको कहता हूँ दुआ ना मांगो, माफी मांग लो जो हम करने लगे हैं। हाय 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 हाय,
तल्ख। ये माफ़ी मांग के करने वाला काम है, दुआ मांग के करने वाला नहीं है, क्योंकि मना है। तो सबको पता है इस बात का, इसका एतराफ़ करना चाहिए। जितना कर रहे हैं, तो हर रोज़ दुआ में, जब भी दुआ आती है दिल में यही कहता हूँ। बाज़ औक़ात तो थिएटर पे खड़े खड़े भी कोई ऐसा सीन आ जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो दिल में ये चलता है कि या अल्लाह बदल दे काम। जब वो बदल देगा तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। बहुत खूब। अब मैं जुल्म होगा अगर मैं अब ये सवाल ना पूछूं। 7 हज वो शख्स करता है कि जिसको अल्लाह की शिद्दत से याद आती हो। उम्रे पे वो जाता है जिसको सरकार बुलाते हो। कहीं ना कहीं नसीम विक्की के अंदर बहुत बड़ी रूहानियत है। इतनी बड़ी रूहानियत, अल्लाह की इतनी याद, और इधर शोबिस, ये पैरेलल चल भी नहीं सकते। क्या कर रहे हैं आप? जंग किसके अंदर साथ? अंदर अपने अंदर चलती है ना जी, लड़ाई चलती है। आपने दुनिया को भी देखना है। अगर आप बिल्कुल उस पे छोड़ देंगे, उसका हुक्म भी नहीं है, तो फिर आप किस तरह से सरवाइव करेंगे? फिर आप चंद माह, चंद हफ्ते रह गए, तब अगर अंदर जीत भी गया तो क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? तो अभी पहले कभी चांस है इसके कि आ जाएगा गालिब आप पे और जीत जाएगा? कई लोगों ने किया है, आपकी कोलीग नरगिस ने किया है। हाँ जी। तो जब मेरे पास इस तरह की कोई मुझे लग जाएगा कि होता ना, किनारा खुदा ने दिखाना होता है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि डूबने वाले को तिनका भी सहारा दे देता है, हाथ वो मारता है उसको, ठीक है ना। हाथ चल रहे हैं, कहीं हाथ पड़ गया, जब उसको मंजूरी हो गई तो उसने बदल दिया रास्ता, तो मेरी जरूरत ही नहीं होनी फिर। अमली तौर पे कभी कोशिश की? बहुत बार, बहुत बार एक टांग कदम उठाया? उठाया, बहुत बार नुकसान हुआ इस चीज़ का। बहुत सारे नुकसान किए हैं अलग अलग काम करने में, कि यार ये थोड़ा सा बिजनेस चेंज करके देखें, या करके देखें। तो बहुत जगह पे नुकसान हुआ है, ज़हनी अज़ियत पहुंची है। एक नहीं, लाखों को नहीं, करोड़ों को की है। अच्छा, नुकसान हो गए। हाँ जी। शायद आप छोड़ना चाहते हैं, अब ये फील्ड आपको छोड़ना नहीं देती। देखे ना, अभी तक तो होता ही ऐसे है। यहाँ पर जब तक आपकी मुखालफत है ना, आप तब तक चलते हैं। अच्छा, जब तक दुश्मन है? जब तक आपके दुश्मन है, जब तक आपकी मुखालफत है, ठीक है, बात है। तब तक आप चलते हैं। जब आपके साथ सब प्यार करने लग जाते हैं ना, तो आप फारग हो जाते हैं, हम लेजेंड बन जाते हैं। लेजेंड बन जाते हैं। और फिर वो कहते हैं लेजेंड नेवर डाइज, लेकिन अंदरों आप ही मार देते हैं। हाँ, और मुझे कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो मतलब अपना मुझे लिखते हैं ग्रेट एक्टर, कई लिखते हैं जी ग्रेट कॉमेडियन, कई लिखते हैं जी बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा डायरेक्टर। एक ने ये भी लिखा होता है, ये बंदे पता नहीं क्यों लेंदे ने, उन्हें तो काम ही नहीं आता, ये भी लिखते हैं। इसे आता क्या है, ये खुद को समझता क्या है, ये खुद को बड़ा जीनियस समझता है। मैं समझता थोड़ी हूँ, आपने मेरी बात से अंदाजा लगाना मैं क्या कह रहा हूँ। वाह वाह, मैंने बड़े अंदाजे लगाए हैं। आपने तो ये देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ जी। मतलब मैं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ रहा, मेरे पीछे तो नहीं कोई बैठा हुआ जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ ना। इसके बाद भी अगर आप कहेंगे तू अपने आप की समझ ना पाए, फिर भाई आप अपनी जहनीयत का इलाज करवाओ, तेल लुभाओ सिर वगैरह। सारे तो राजी कीता भी नहीं जा सकता, सारा नाराजी नहीं किया जा सकता। बेहद मशहूर हूँ आपके कीमती वक्त का, जिस बिजी शेड्यूल में आपने वक्त इनायत किया और जिस खुलूस नीयत से जवाबात दिए, मेरे उल्टे सीधे और सवालात के उनको सीधा करके उनके जवाबात दिए, मैं आपका मशकूर हूँ। इस वक्त को, इस मुलाकात में किसी की दिल आजारी नहीं है, मैंने हकीकत बयान की है जो मेरे दिल में है। इसमें अगर किसी को गुस्सा लगेगा, मैंने जो कहा है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, कोई जो समझेगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। होना भी इतना ही सही। सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।